हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में मगध साम्राज्य शुरू किया था। मगध साम्राज्य के अंदर हमने उनके जो भी वंशज थे उनको याद किया था, कैसे करके हशील मोर के नाम से याद करके। क्या था वो? है मतलब था हमारा हर्यक वंश, शह से था हमारा शिशुनाग वंश, नय से नंद वंश और मोर से हमने किया था मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। ठीक है, हम मौर्य साम्राज्य तक सभी जो भी उस टाइम पे जो उनके सम्राट रहे थे, राजा रहे थे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमारे पास था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनको माना गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। उनको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। ये सभी क्वेश्चंस हम अपनी लास्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अपना मौर्य साम्राज्य से नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, जो कि क्या है हमारा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कौन सा राजा था? बिंदुसार, जो कि मौर्य साम्राज्य में ही था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे हमारे कौन से? बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड था 298 से बिंदुसार जिनका टाइम पीरियड था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। ये हमारा जो सम्राट थे बिंदुसार, उनका था। तो ये हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठा था। इससे जो है क्या कहते हैं, ये किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। का पुत्र। अब बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को। अब ये अमित्र घात क्या होता है? अमित्र, मित्र मतलब होता है दोस्त, अमित्र क्या होता है? शत्रु, घात मतलब क्या होता है? उनको नुकसान पहुंचाने वाला, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ये कहते हैं कि जो राजा बिंदुसार थे, उन्होंने जितने भी उनके शत्रु थे उन सभी का जो है एक तरीके से नाश कर दिया था, जिसने इनका नाम क्या पड़ गया था? अमित्र घात। अब जो बौद्ध भिक्षु तारानाथ थे, उन्हें इसे 16 राज्यों का विजेता माना था। कौन से थे? जो बौद्ध भिक्षु तारानाथ, बौद्ध भिक्षु तारानाथ ने क्या कहा था? इन्हें 16 राज्यों का विजेता उन्होंने कहा था। उनके अकॉर्डिंग कि जो बिंदुसार है वो क्या है? 16 राज्यों के विजेता थे, यानी वो 16 राज्यों को जीत चुके थे। जो ये थे राजा बिंदुसार, इन्होंने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया था। जैसे कोई बौद्ध धर्म से संबंधित था, राजा अशोक किससे थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने करवाया था? राजा अशोक ने करवाया था, जो कि बिंदुसार के बाद आएंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो वो थे, इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म से संबंधित थे। बिंबिसार थे, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लेकिन जो बिंदुसार थे, उन्होंने ना तो बौद्ध धर्म को अपनाया ना जैन धर्म को, वो किसी भी धर्म को नहीं अपनाया। वो किस संप्रदाय को अपनाया था? धर्म को तो किसी को नहीं अपनाया, लेकिन एक संप्रदाय को अपनाया था, जिस संप्रदाय का नाम था आजीवक। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे सम्राट का नाम लिखिए जिन्होंने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया, वो कौन थे? बिंदुसार। फिर आ जाता है बिंदुसार ने किस संप्रदाय को अपनाया? तो वो अपनाया था आजीवक संप्रदाय को। तो इनके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आए थे? सेल्यूकस निकेटर आए थे, एक यूनानी यात्री। उसी तरीके से इनके दरबार में भी कौन आए थे? इनके दरबार में आए थे डाइमेक्स। कौन आए थे? डाइमेक्स, जो किसके राजदूत थे? मैगस्थनीज के राजदूत थे। कौन आए थे इनके में? डाइमेक्स आए थे, इनके दरबार में आए थे डाइमेक्स, जो किसके राजदूत थे? ये थे हमारे मैगस्थनीज के राजदूत थे। ये इनके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में। ओके, अब इसके बाद आता है कि बिंदुसार ने ना एक बार एक पत्र लिखा था, किसे? एंटीओक्स को। किसको लिखा था? एंटीओक्स को। और किस लिए लिखा था? एंटीओक्स कौन थे? एंटीओक्स एक यूनानी यात्री थे, उनको जो है एक पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में उनसे कुछ चीजें मंगवाई थी। वो चीजें क्या थी? दार्शनिक, मतलब उन्होंने कहा था कि तुम यूनान से हमारे यहाँ पर
कुछ दार्शनिक क्या होता है, फिलोसफर्स, उनको भेजो। सूखे अंजीर मंगाए थे और मदिरा मंगाई थी। मदिरा इन सभी को क्या करने के लिए भेजा था, उन्होंने पत्र में लिख के भेजा था कि हमारे भारत में दार्शनिकों को सूखे अंजीर और मदिरा को भिजवाना है। इसके समय में जो है तक्षशिला में जो है प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। ठीक है, इन्होंने किसको सबसे पहले आता है, पत्र किसे लिखा था, इन्होंने पत्र लिखा था यूनानी राजा जिसका नाम था एंटीओक्स। पत्र किसे लिखा था, एंटीओक्स को, जो कौन थे, एक यूनानी राजा थे। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने क्या क्या मंगाया था पत्र में लिखकर। उन्होंने मंगाया था दार्शनिक जिसको बोलते हैं फिलोसफर, सूखे अंजीर और मदिरा भारत मंगाई थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा कि इनके जो टाइम में यानी बिंदुसार जो राजा थे उनके टाइम में तक्षशिला जो एक जगह थी वहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो है विद्रोह हुआ था वहाँ पर, और जिसे दबाने के लिए पहले अशोक और उसके बाद सुसीम को भेजा गया। देखो जब बिंदुसार के टाइम में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक के बाद जो है वो किसको भेजा गया, सुसीम को। इन दो को इन विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था राजा बिंदुसार ने। फिर जो है 273 में क्या होता है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है राजा अशोक जो है वो क्या बनता है, मतलब गद्दी पर बैठता है। अशोक कौन था, बिंदुसार का पुत्र था। अब ये आ जाता है जो बिंदुसार है ना उसकी 10 तो रानियां थी और 101 पुत्र थे। सॉरी 10 नहीं, बिंदुसार की कितनी रानियां थी, 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। ठीक है, अब 101 पुत्र में से जो राजा अशोक जो थे उन्हीं को राजा क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक प्रथा बोल रही मैं। जो राजा अशोक थे माना जाता है कि एक धारणा है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों का क्या किया था, वध कर दिया था। उसमें से उसके बाद जो है वो क्या हुए थे, राजा अशोक जो है राजा गद्दी पर बैठे थे। देखो जो राजा अशोक थे ना उससे बड़े जो थे 99 उसके भाई थे, उन्होंने क्या किया था, राजा अशोक ने अपने सारे 99 के 99 जो भाई थे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो है गद्दी पर कौन बैठे थे, राजा अशोक। ठीक है, अब आते हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द ग्रेट एम्पीरियर जिसको बोला जाता है, राजा सम्राट जिसको बोला जाता है, कौन है वो, अशोक, जिनका टाइम पीरियड है 273 ईसा पूर्व। 273 में राजा जो बिंदुसार थे उनकी मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व। वहीं से जो राजा अशोक हैं उनका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। क्या था, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 273 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक माना जाता है, 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये उनका टाइम पीरियड माना जाता है। बट उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था वो उनका माना जाता है उसके अकॉर्डिंग 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है, देखो 273 में राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो उनका सबसे बड़े पुत्र थे उनको गद्दी पर बिठाया गया। फिर मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की, तो उनकी हत्या करने में उसे टाइम लगा 273 से 269 तक का उन्हें टाइम लग गया उनकी हत्या करने में। तो उनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। तो उनका जो टाइम पीरियड आता है राज्याभिषेक के बाद वो होता है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर सबसे पहले तो जीवन के जो 4 साल थे ये 273 से 269 जो माना जाता है उन्हें उनके जो है गृह युद्ध के लिए माना जाता है कि उनके जीवन के 4 साल तो जो है गृह युद्ध में ही चले गए। और 269 में जो है पाटलिपुत्र में उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक का कहाँ हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये जो 4 साल माने जाते हैं ना, जो 273 से 269 तक, ये किसके माने जाते हैं, उनके गृह युद्ध के माने जाते हैं। अब उनके जो 3 नाम प्रसिद्ध थे, राजा अशोक के 3 नाम प्रसिद्ध थे, वो कौन कौन से थे, देवान प्रिय, ये इनके अन्य नाम थे। कौन कौन से, देवान प्रिय, प्रियदर्शी और अशोक वर्धन। देवान प्रिय, प्रियदर्शी
और थर्ड का नाम था अशोकवर्धन। ठीक है, ये इन 3 नामों से जो है राजा अशोक जाने जाते हैं। देवान प्रिय क्यों माना जाता है उन्हें? देवान प्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने जैसे अभिलेख लिखे थे उनके टाइम पे, मतलब उनसे पहले जो है इतने उनको अभी अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उन्हें अपने भाइयों को ही मारना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने जो अभिलेख वगैरह है, राज्याभिषेक जब हुआ तो उस टाइम पे उनका नाम क्या था? देवान प्रिय। फिर जो इतिहास की बुक है उनमें उनका नाम पाया जाता है प्रियदर्शी। देखो, जो अभिलेख थे या जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनका नाम क्या था? देवान प्रिय। और प्रियदर्शी जो है उनका नाम कहाँ था? इतिहास में। और अशोकवर्धन का कब था उनका नाम? पुराणों के अकॉर्डिंग, अगर हम पुराणों में देखें तो उन्होंने पुराणों के अकॉर्डिंग उनका नाम था अशोकवर्धन। ठीक है, ये कई बार आ जाते हैं कि अभिलेखों या राज्याभिषेक के टाइम पे जो राजा अशोक है उनका नाम क्या था? देवान प्रिय। इतिहास में अगर देखें तो राजा अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी। और पुराणों में क्या नाम था? अशोकवर्धन। अब उसके बाद आ जाता है जो अभिलेख और शिलालेख थे उनके माध्यम से वो क्या करते थे? अपनी जनता को संबोधित करते थे। ठीक है, सबसे पहले शासक कैसे थे? उससे पहले तो जैसे राज्यसभा बुला ली गई, उसमें बात हो गई, या किसी के थ्रू जो है वो है अपने राज्य में बातों को, जैसे कोई भी मैसेज देना होता था तो फैला देते थे। लेकिन जो पहले राजा अशोक थे जिन्होंने इतिहास में पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेख या जो शिलालेख थे ना उनके माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया था। अच्छा, और एक ये बात है कि जो राजा अशोक थे वो शिलालेखों पर लिखते थे, तो उन्होंने कहीं से तो सीखा होगा, उसको कहीं से तो इसकी प्रेरणा मिली होगी। तो राजा अशोक को शिलालेखों पर लिखने की जो प्रेरणा है ना वो कहाँ से मिली थी? ईरान के राजा से। कहाँ से मिली थी? ईरान के राजा से। और उस राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था डेरियस। ठीक है, ईरान के राजा डेरियस से उन्हें किस चीज की प्रेरणा मिली थी? शिलालेखों पर लिखने की। किस पर लिखने की? शिलालेखों पर लिखने की प्रेरणा मिली थी उसको। ईरान के राजा डेरियस से। अब टोटल शिलालेख कितने लिखे उन्होंने लिखे थे टोटल 14 शिलालेख। स्तंभ लिखे थे, लेख लिखे थे उन्होंने 7, और लघु जो अभिलेख माना जाता है वो 2। ठीक है, अब चलिए इनके नाम लिखते हैं। चलिए, इनके कुछ शिलालेख थे, टोटल जो शिलालेख थे वो कितने थे? 14 शिलालेख जो लिखे थे राजा अशोक ने। स्तंभ लेख लिखे थे इन्होंने 7। लघु मतलब सबसे छोटा जो अभिलेख थे वो थे 2 अभिलेख ऐसे थे जो सबसे छोटे थे। सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो कौन सा था? 7वें नंबर का जो अभिलेख था वो सबसे बड़ा अभिलेख था। धर्म के नियम किस अभिलेख में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं हमारे 4th में। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कि राजा अशोक का नाम किस, पता चलता है कि राजा अशोक मतलब उनको अशोक के नाम से पुकारा जाता था। ये हमें किस अभिलेख से पता चलता है? ये पता चलता है गुर्जरा वैभव मास की जो अभिलेख थे ना उनसे पता चलता है कि उनका नाम क्या था? राजा अशोक। उसके बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसका वर्णन कौन से अभिलेख में है? उसका वर्णन है 13वें अभिलेख में। फिर आ जाता है जो अभिलेख लिखे थे इन्होंने उन अभिलेखों की किस लिपि में लिखा गया था? तो उन अभिलेखों को लिखा गया था ब्रह्मी लिपि में, अरमाइक लिपि में और ख्रोष्टी लिपि में। जो ब्रह्मी लिपि है ना वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अरमाइक लिपि ईरानी भाषा की लिपि है क्योंकि ईरान के राजा से प्रेरणा लेकर उसने अभिलेख और शिलालेख लिखना शुरू किया था। तो अरमाइक लिपि का भी उसने यूज किया और ख्रोष्टी लिपि का भी कहीं कहीं जो है यूज किया गया है। ठीक है, देखिए आगे है जो विश्व की पहली भाषा जिसे माना जाता है वो माना जाता है सुमेरियन भाषा को विश्व की पहली भाषा माना जाता है। उनके जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में। ख्रोष्टी लिपि में कितने अभिलेख लिखे गए थे? 2 अभिलेख लिखे गए थे। शिलालेखों की पहली बार खोज, जो अशोक के शिलालेख थे उनकी पहली बार जो खोज थी वो किसने की थी? वो पहली बार खोज की थी 1750 ईस्वी में पांड्रेई फेनियलर ने की थी। इसकी खोज शिलालेखों की पहली बार खोज की थी। उसके बाद आता है इसके जो पढ़ने का यानी शिलालेखों को पढ़ने और लिखने का यानी जो ट्रांसलेट किया उसका श्रेय किसे जाता है? उसका श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। कब की थी इन्होंने? 1800
437 ईस्वी में। उसके बाद जब 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो कौन से राजा के साथ ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ये हुआ था अनंतनाथ के साथ। और जो अनंतनाथ थे वो किस धर्म के थे, वो थे जैन धर्म के। ठीक है, जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व। किस किस के बीच हुआ था, राजा अशोक और अनंतनाथ के बीच। ठीक है, लिख लेते हैं हम। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था, अशोक के बीच में और अनंतनाथ के बीच में। ठीक है, अब ये राजा अशोक जो थे, इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर क्वेश्चन आ जाता है, जिसके साथ जो नाथन, ठीक है, जिसके साथ उन्होंने युद्ध किया था वो किस धर्म के थे, तो वो थे हमारे जैन धर्म के थे। ठीक है, अच्छा ये है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है वो किससे ली थी, वो ली थी उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध, जो अशोक थे, अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये हमें किस अभिलेख से पता चलता है, ये हमें पता चलता है पुष्टिभाषु, क्या नाम है, पुष्टिभाषु अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से अभिलेख से, पुष्टिभाषु अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने जो है, ये अभिलेख का नाम, ठीक है, ये कहाँ है, कहाँ का अभिलेख है, राजस्थान। इससे पता चलता है कि जो राजा अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध से पहले राजा अशोक जो थे ब्राह्मण धर्म को मानते था। पहले बौद्ध धर्म से पहले जो है राजा अशोक किस धर्म को मानता था, वो मानता था ब्राह्मण धर्म को। ठीक है, राजा अशोक की पत्नी का नाम, जो उनकी रानी थी, उनका नाम था कौरवकी, एक ही रानी थी उनकी। उनके लेखक का नाम, जो उनके लिए लिखते थे, उनका नाम था चापड़। क्या नाम था, लेखक का नाम था उनके चापड़। ठीक है, उसके बाद आता है जो अशोक थे उन्होंने धम्म के जो नियम थे ना, उनका अत्यधिक प्रचार किया था। एक तो अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया था, एक पुत्री को उन्होंने नेपाल भेज दिया था। वो हम पीछे वाली जो बौद्ध धर्म वाली वीडियो थी उसमें कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे उन्होंने एक नियम का भी प्रचार प्रसार किया था। कौन से नियम का, धम्म नियम का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचार किया था उन्होंने धम्म नियम का। उसके बाद आता है, इसने बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के स्तूप बनवाए थे। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ भी अशोक ने बनवाया था। कौन कौन से स्तंभ बनवाए थे, राजा अशोक ने बनवाए थे, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तंभ। क्वेश्चन आ जाता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किसने बनवाया, राजा अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया, राजा अशोक ने। राजा अशोक ने एक शहर भी बसाया था, श्रीनगर, जिसको बोला जाता है ना जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। तो वो किस राजा ने बसाया था, वो बसाया था राजा अशोक ने। कब बसाया था, 250 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, जो कल्हड़ थे, कल्हड़ जो एक लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, कल्हड़ की पुस्तक जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी राजत रंगिणी में अशोक के श्रीनगर विजय का उल्लेख दिया है। ठीक है, जो श्रीनगर को बसाया था उन्होंने, ये किससे पता चलता है हमें, ये हमें पता चलता है कल्हड़ की पुस्तक राजत रंगिणी। ठीक है, अशोक ने किसको बसाया था, श्रीनगर को बसाया था। किससे पता चला, कल्हड़ की बुक, जो कल्हड़ थे उनकी पुस्तक राजत रंगिणी में पता चलता है कि उन्होंने जो है श्रीनगर को बसाया था। कब बसाया था, 250 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, अशोक के काल में प्रांत कितने थे, 5 प्रांत थे। किसी विभाग का जो अधिकारी होता था ना, कोई भी, उन्होंने जैसे अलग अलग विभाग बनाए थे, तो उनके जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अमात्य। ठीक है, राजा अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। जो मौर्य वंश है उनके जो अंतिम शासक का नाम था वृद्धर। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था वृद्धर। ये कौन थे, हमारे अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। इसके बाद जो है
हमारा जो पुष्यभूति थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हमारा जो है मौर्य उत्तरकाल शुरू हो जाता है। उत्तरकाल मतलब जो पीछे वाले जो राजा है ना, राजा हैं जैसे अशोक के बाद, उनके बारे में। फिर जो मौर्य साम्राज्य ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो देशी जनजाति में, एक विदेशी जनजाति में। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, मौर्य उत्तरकाल। क्या नाम होगा, मौर्य उत्तरकाल। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज वाली वीडियो में इतना ही था। हमने आज अपनी वीडियो में बिंदुसार और राजा अशोक के बारे में कवर किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आई होप मैंने सभी कवर किए हैं। मोस्टली यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।